इनपुट भी होंगे, लॉसेस भी, वर्क इन प्रोसेस भी और आउटपुट। अब तमाम चीजें इसके अंदर कवर हो गई। लॉसेस के अंदर अब नॉर्मल लॉस भी होगा, नॉर्मल भी होगा, और अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन, ये चीजें भी आ गई। ये हमने अलग अलग पहले सीखी थी। फिर वर्क इन प्रोसेस के अंदर क्लोजिंग भी आएगा और ओपनिंग भी। अब इन सबको एक साथ लेके चलेंगे। अब इसके अंदर जब हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाएंगे तो इसके लिए एक बाकी फॉर्मेट्स आपका सेम रहेगा, बाकी लाइंस आपकी सेम रहेंगी, एक एडिशनल लाइन ऐड हो जाएगी। तो लिख लें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन जब हम बनाएंगे इन दोनों के लिए, बाकी सब कुछ सेम होगा। अ सेपरेट लाइन of AL AG is एडिट कर लेंगे, इंक्लूडेड कर लें। A separate line of AL या AG is included। अब AL और AG आपको दिख रहे हैं, एक अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो हम पहले ही सोच के बैठे हैं, वो तो होना ही होना है, उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर अब नॉर्मल गेन या अब नॉर्मल लॉस आएगा तो उसका ट्रीटमेंट होगा। अगर इसकी हम कॉस्ट पर यूनिट निकाले, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो न्यूमरेटर तो निकाल लिया और डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर निकालना है कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, उसके लिए जो वैल्यू हमें चाहिए उसके अंदर एक एडिशनल सेंटेंस ही या एक लाइन ऐड होगी। अगर तो फाइफो मेथड से कर रहे होंगे तो फाइफो मेथड में क्या करते थे, जस्ट करंट पीरियड की कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स। अगर आप एफको से करते थे तो एफको में क्या होता था, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट और फिर करंट पीरियड की कॉस्ट। अब मेथड चाहे जो भी हो, एक लाइन साथ में इनके आएगी और वो होगी स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। जब हम निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट के लिए एक एडिशनल वो होगी स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। मटेरियल और कन्वर्जन अब अगला क्वेश्चन ये है कि दोनों में कैसे होगी। अगर आपको क्वेश्चन ये कहते हैं कि मटेरियल के एतबार से इतना, उसके एतबार से इतना, कन्वर्जन के एतबार से, तो एट दी एंड आना तो पर यूनिट के ऊपर ही है, तो जो कंप्लीट होगा उसी के ऊपर ही आना है नॉर्मल लॉस का। तो हम कन्वर्जन की बजाय अपनी आसानी के लिए सारी की सारी नॉर्मल जो भी रिकवरी वैल्यू होगी या स्क्रैप वैल्यू होगी वो टोटल हम किससे माइनस कर दिया करेंगे, मटेरियल से कर दिया करेंगे। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे, जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो जस्ट मटेरियल वाले कॉलम से आप लेस कर दिया करेंगे, क्योंकि इसने होना तो लेस ही है। क्योंकि अगर आपकी वो कॉस्ट बढ़ रही है तो स्क्रैप वैल्यू जब आप बेचेंगे तो उतने से आपकी कॉस्ट को वो क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। याद करें जब हमने नॉर्मल लॉस को अलग से पढ़ा था तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस थी।
तो अब वो बस फॉर्मेट में उतार रहे हैं कि जो भी वो स्क्रैप वैल्यू आएगी, आप करंट पीरियड की कॉस्ट जो टोटल बनी होगी उसमें से आप मटेरियल वाले कॉलम में से उसे माइनस कर देंगे, क्योंकि वहां पर हमें नहीं पता होता था कि हम किससे कर रहे हैं। होना तो इन दोनों में से किसी एक से ही है, लेकिन हम किससे कर देंगे, मटेरियल वाले से, क्योंकि आगे जाके ये भी दो हिस्सों में अलग हो जाएगा, लेबर अलग हो जाएगी और FOH अलग हो जाएगी। तो मटेरियल और कन्वर्जन, इसके बाद जो भी इसका टोटल बनेगा उसे इक्विवेलेंट यूनिट्स पे डिवाइड करके हम उसका आंसर निकाल लेंगे। तो अगर कोई नॉर्मल लॉस आ जाएगा तो उसके लिए फॉर्मेट ये होगा। अब ये आपका यहाँ तक एक कंप्लीट फॉर्मेट बन चुका है, जिसके अंदर लॉस भी कवर हो गए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी कवर हो गया, इनपुट एंड आउटपुट पहले ही वो तो रहना ही रहना था, वो भी कवर हो गया। अब इसके लिए ना कुछ नोट लिख लें, हेडिंग देखिए नोट 2। अगर अप्लाइड FOH, अगर अप्लाइड FOH और एक्चुअल FOH दोनों हों तो कौन सा इस्तेमाल करें? तो अप्लाइड FOH को यूज करेंगे। पहले भी लिखा है लेकिन मैं सारे इकट्ठे अब लिखवा रहा हूं ना, क्योंकि अब पूरी समरी पूरा वो कंप्लीट हो गया है प्रोसेस 1, तो उसके बाद जस्ट एक्चुअल हो तो ये तो नहीं ना लिखवाया, जस्ट एक्चुअल FOH हो तो पाकिस्तानी अवाम, मतलब मजबूरी है, यहाँ रहना मजबूरी है ना। तो अगर एक्चुअल है तो क्या है, फिर मजबूरी है वही इस्तेमाल करें। प्रेफरेंस आपने अप्लाइड को देनी, ये लिखना नहीं है, वैसे करो। प्रेफरेंस आपने अप्लाइड को देनी है अगर दोनों दिए गए हैं तो, नहीं तो फिर मजबूरी है कि एक्चुअल इस्तेमाल करें। दूसरा नोट, जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो मटेरियल के एतबार से 100% ही है। मटेरियल के एतबार से जब तक नहीं बोलता, ये लिखना नहीं है, कैसे बता, जब तक नहीं बोलता तब तक तो इसका मतलब है कि 100% ही है मटेरियल के एतबार से। अगर बोल देगा तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया, कि फिर तो पता चल गया। जो स्टेज ऑफ, ये रिपीट कर रहा हूं, जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो मटेरियल के एतबार से 100% ही है, और अगर विद रिस्पेक्ट टू नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन ही है। बस एक परसेंटेज बता दी है, इतने % कंप्लीट, आगे नहीं बताया कि विद रिस्पेक्ट टू क्या, इसका मतलब है कि वो कन्वर्जन के एतबार से मटेरियल भी 100% ही है। कन्वर्जन अगर विद रिस्पेक्ट नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन ही है। कितने नोट बन गए? 2। अगेन सुन ले दोनों, कि अप्लाइड FOH और एक्चुअल FOH दोनों में से, दोनों है तो अप्लाइड की तरफ जाएंगे, और अगर जस्ट एक्चुअल है तो फिर मजबूरी है एक्चुअल ही इस्तेमाल करेंगे। अगर अब मैं वर्डिंग थोड़ी सी इसकी चेंज कर रहा हूँ, जो लिखना था उसे लिख लिया, किसी ने अपनी वर्डिंग में भी लिखना तो लिख ले। अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताया है और विद रिस्पेक्ट नहीं बताया तो वो कन्वर्जन की है और मटेरियल 100% होगा। तो यही बात मैंने डिफरेंट स्टाइल से बोली। तीसरा नोट, नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस दोनों में कोई फर्क होगा? नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस में दोनों में कोई फर्क होगा? सोच का फर्क है।
सोच का ही फर्क है ना। दोनों के यूनिट्स में कोई फर्क होगा? दोनों के यूनिट्स में कोई फर्क होगा? तो क्वांटिटी तो साफ सारे कम होगी जब अब नॉर्मल हो सके, लेकिन यूनिट्स में कोई फर्क होगा? यार जब बंदा ही घटिया है तो कितना घटिया तो है, तो फिर 3 निकल आएंगे 4। अगर अंडा गंदा है तो वो आधा गंदा हो पूरा गंदा हो, है तो गंदा ही। तो बात ये है कि नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस के जो यूनिट लॉस के हैं वो तो इक्वल ही है, सेम है ना। लॉस हो गया है, बस फर्क सोच के है, सोचा नहीं था, हो गया है। तो जैसे नॉर्मल लॉस वाले होते होंगे वैसे ही अब नॉर्मल लॉस वाले यूनिट लॉस में गए। इसको लिखें नॉर्मल लॉस एंड अब नॉर्मल लॉस फिजिकली एक जैसे हैं, क्योंकि नुकसान तो दोनों का है लेकिन फिजिकली एक जैसे हैं। जस्ट क्वांटिटी का फर्क है इनमें, जस्ट इनमें क्वांटिटी का फर्क है। सोच का भी कह सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी भी तो सोच से ही डिसाइड होनी है ना, कि इतना सोचा था कि इतनी क्वांटिटी लॉस में जाएगी, अगर इससे ज़्यादा चली गई तो अब नॉर्मल लॉस। जो ज़्यादा जाने वाले हैं वो भी वैसे ही हैं जितने सोच वाले जाने थे। बात वही कि अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस फिजिकली दिखने में यूनिट्स एक जैसे हैं, बस फर्क इनका है क्वांटिटी का है, तो इसलिए इनकी स्क्रैप वैल्यू भी सेम है। जितनी मर्जी सोच लेंगे, 500 सोचे थे 600 हो गए, क्या अगले जो 600 हुए वो डिफरेंट हुए होंगे? नॉर्मल है। बाकी जो उस सोच से ज्यादा हुए वो अब नॉर्मल लॉस है। वो जो ऊपर वाला 100 वेस्ट हुआ, क्या वो किसी डिफरेंट स्टाइल से वेस्ट हुआ है? नहीं, उसी स्टाइल से वैसा ही हुआ होगा। तो जो स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल की है वही किसकी होगी? अब नॉर्मल लॉस। तो जब वो दोनों एक जैसे हैं तो स्क्रैप वैल्यू भी दोनों की क्या होगी? सेम होगी। लिख लिया? चौथा नोट, अगर अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं बताई, अगर अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं बताई तो बाय डिफॉल्ट ये 100% कंप्लीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें अब। Following data relates to process 1 for the month of blah blah, जो मर्जी लिखें। Following data relates to process 1 for the month of Ramzan. Opening work in process 4,000 units, 60% complete। याद करें पॉइंट नंबर 2, अभी लिखा है तो फिर ये किसका होगा? कन्वर्जन। कॉस्ट लिख लें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की। मटेरियल 80,000, कन्वर्जन 90,000, करंट पीरियड डेटा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट for 80,000,
20,000 यूनिट्स की, कन्वर्जन 750,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3200 यूनिट्स, ओके डिफरेंट। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3200 यूनिट्स, 75% कंप्लीट। नॉर्मल लॉस 1000 यूनिट्स, यूनिट्स completed एंड ट्रांसफर आउट, देखिए अजीब चीज आ गई है सामने, यूनिट्स completed एंड ट्रांसफर आउट, अजीब चीज आ गई। तो आउटपुट ही है ना, मैंने इस दफा आउटपुट नहीं बोला, तो मतलब कि यूनिट्स completed एंड ट्रांसफर आउट बने और चले गए, यानी कि आउटपुट 19,300